कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं और वादे अक्सर टूट जाते हैं। कहते हैं सफलता उसी को मिलती है अंत में जिनकी शुरुआत में कुछ अंकों से रिजल्ट पीछे छूट जाते हैं। जी हाँ, आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप किसी वजह से शुरुआत में आपका रिजल्ट नहीं भी हो रहा है तो आप हिम्मत बनाए हुए रखिए, क्योंकि आप लगातार मेहनत करोगे स्मार्ट तरीके से तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज भी हम लोग उसी प्रकार अपने मेहनत को जारी रखते हुए एक नए स्टैटिक जीके सेशन की शुरुआत करते हैं सालोमिस के साथ, जिसमें आज हम लोग वीडियो नंबर 37 को देखेंगे भी, समझेंगे भी और इसमें जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसको एक एक करके नोट डाउन भी करेंगे। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं सालोमिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 37 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत। देखिए ये क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि यूरोप और भारत में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत एक देश है, जबकि यूरोप क्या है, तो ये महादेश है, या फिर आप कह सकते हो कि कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। यूरोप का भारत इट मीन्स कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो महादेश है, उसका किसी देश का कंपेयर किया जा रहा है। किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? तो भारत के साथ। जाहिर सी बात है, जैसा हम लोग को पता है कि अपना भारत कृषि प्रधान है, मतलब यहाँ का नेचर ऐसा है, यहाँ का प्राकृतिक ऐसा है, जैसे हिमालय पर्वत है, पठार है, बहुत सारी नदियां हैं, तीन तरफ से अलग अलग समुद्र से घिरा हुआ जो अपना भारत का एरिया है, ये कृषि को प्रधानता देता है। और यूरोप में भी एक ऐसा देश है जहाँ कृषि बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वहाँ का भी इन्वायरमेंट अपने भारत से मिलता जुलता है। कौन से देश के बारे में बात किया जा रहा है? तो यहाँ पे बात किया जा रहा है आपका इटली के बारे में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे रहा आपका इटली। इट मीन्स कि आप याद रखोगे कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों? कृषि प्रधानता के कारण। किस वजह से कहा जाता है? तो कृषि प्रधानता, कृषि प्रधानता के कारण यहाँ का भी कृषि बहुत ही बढ़िया होता है, जैसे अपने भारत के जैसा। कृषि प्रधानता के कारण इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अगर बात करें इटली के बारे में, तो इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, इटली की राजधानी है रोम। यहाँ एक नदी बहती है और उस नदी को क्या कहा जाता है? पो नदी। इट मीन्स कि उसका नाम क्या है? पो नदी। और इसको भी इटली की गंगा की श्रेणी में रखा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। अगर बात करें इसकी जो राजधानी है रोम, ठीक है, यहाँ किसी चीज का मुख्यालय है? तो हाँ, यहाँ एक चीज का मुख्यालय है, एक संस्था का मुख्यालय है। किसका? तो आप कह सकते हैं उसको खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। हमेशा आपको यह नाम मैक्सिमम टाइम शॉर्ट में लिखा हुआ मिलेगा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो ये है आपका रोम में। अगर बात करें तो कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो आपका इटली से जुड़ा हुआ है? तो सोनिया गांधी। ठीक है, ये भी इटली की रही थी और अभी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। याद रखिएगा इस चीज को। कुछ फैक्चुअल चीज में देखें तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि यूरोप क्या है? ये आपका महाद्वीप है, महादेश है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? तो वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी हो जाएगी। जबकि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पो नदी को। ठीक है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का प्लेग्राउंड की संज्ञा किस देश को दी जाती है? तो ये दिया जाता है स्विट्जरलैंड को। फैशन की नगरी किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूक्रेन को, वही यूक्रेन जिसमें रसिया और यूक्रेन के बीच कन्फ्लिक्ट हो रखा था। और झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है फिनलैंड को, जो विश्व शांति सूचकांक में लगातार हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहता है, फिनलैंड। इसको क्या कहा जाता है? तो झीलों का देश कहा जाता है। और ये सारी कंट्री जो आप देख रहे हो, ये सारा का सारा यूरोप का ही है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर और भी देखें तो यूरोप का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस कॉन्टिनेंट का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो ये हो जाएगा यूरोप का। ठीक है, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, यही इसी चीज का रेशियो क्या होता है? ये होता है आपका जनसंख्या घनत्व। ठीक
ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब ये रहा, देखिए आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये हो गया अपना एशिया, और एशिया से जब आप इधर पश्चिम की साइड आते हो तो आप किस कॉन्टिनेंट में आते हो, तो ये हो जाएगा आपका यूरोप। जैसे कुछ अगर देश के बारे में चर्चा करें तो रसिया, रसिया जो है ये आपका यूरोप में भी पड़ता है और आपका एशिया में पड़ता है। अगर बात करें तुर्की, जिसका अब नाम क्या हो गया है तुर्की, तो ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है, ये भी आपका दोनों देश के कंट्री में पड़ता है, मतलब कहाँ कहाँ, तो एशिया में भी पड़ता है और आपका यूरोप वाले साइड में भी पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आलू किस कुल का पौधा है, ठीक है। बहुत बार सब क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर वनडे एग्जाम में कि आलू किस कुल का पौधा है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जो आपका बैगन वगैरह है ये सब आपका किस कुल से आता है। तो चलिए पहले देखते हैं आलू के बारे में। अगर चर्चा करें आलू, तो आलू जो है एक प्रकार का क्या है, तना है, ठीक है। आलू एक प्रकार का क्या है, तना है। दूसरा अगर सवाल करें कि आलू, सबसे पहले आलू कहाँ उगाया गया था, आलू जो खाद्य पदार्थ है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुआ था दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। फिर से वही बात, दक्षिण अमेरिका कोई देश नहीं है, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है। दक्षिण अमेरिका का एक देश हो जाएगा कौन सा, पेरू, ठीक है, पेरू हो जाएगा, चिली हो जाएगा। इन सारे देशों में पहली बार आलू का उत्पादन हुआ था। आपसे सवाल करेगा कि भारत में आलू सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, तो देखिएगा भारत में अगर बात करें, जैसे कि आप देखो ना तो भारतीयों को आलू खाने का बहुत आदत है। सब्जी में आलू, भुजिया में आलू, समोसा में आलू, फुचका में आलू, सब जगह आलू, चाट में आलू, हर जगह पकौड़ा वगैरह सब जगह आलू होता है। तो ये आलू भारतीय खाना कब से शुरू किए, तो पुर्तगालियों के आने के बाद, ठीक है। भारत में पुर्तगाली कब आए थे, तो भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 में, 1498 में। भारत में जो पुर्तगाली थे ये कब आए थे, तो ये आए थे आपके 1498 में, और बहुत कुछ लेकर के आए थे। जैसे अगर बात करें आलू, तो आलू किसके आगमन के बाद आया भारत में, पुर्तगाली। दूसरा तंबाकू, ठीक है, तंबाकू हो गया। तीसरा प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारा आपका पुर्तगालियों के वजह से ही भारत में आया था, और भारत में इसके बाद से आलू का तो एकदम क्रेज हो रखा है, सारे सब्जी में बनता है। दूसरा आपसे सवाल यहाँ पे किया है कि आलू किस कुल का पौधा है, तो देखिएगा सोलनेसी, आलू जो है आपका सोलनेसी कुल का पौधा है। सोलनेसी कुल में कौन कौन सा आ जाएगा, तो आलू आएगा, बैगन आएगा, टमाटर आएगा, मिर्च आएगा। तो आप ऐसे याद रखना, आलू बैगन टमाटर का सब्जी बनता है, तो आलू बैगन टमाटर और मिर्च किस कुल में आएगा, तो हो जाएगा आपका सोलनेसी। वहीं अगर देखें मूली, सलजम, सरसों, ये सारा किस में आता है, क्रूसीफेरी में आता है। तरबूज, खीरा, लौकी, ये तीनों देखो ज्यादा पानी वाला फल है, मतलब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तरबूज, खीरा, लौकी और करेला, ठीक है, ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं कुकुरबिटेशी में। लहसुन और प्याज, जिसको हम लोग तामसिक भोजन कहते हैं, ठीक है, लहसुन और प्याज किस में आ जाएगा, तो लिलिएसी में आ जाएगा। चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, ये सारे किस में आएंगे, तो ग्रेमिनेशी में और रोटेसी में, जिसमें ये बाल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सारा आपका किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका रोटेशी वाले में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो सोलनेसी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी के, सबसे पहले तो आएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। तो वैसा इकाई, वैसा जगह जहां पर जैविक और अजैविक जो चीज होते हैं, जैविक और अजैविक, वो सारे एक साथ कंट्रीब्यूशन करके रहते हैं, उसी जगह को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। मतलब जहाँ पे जैविक घटक हम लोग किसको कहेंगे, जिसमें जान होता है, जो लिविंग थिंग है। अजैविक किसको कहेंगे, जिसमें जान नहीं होता है, जैसे पानी वगैरह हो जाएगा। तो ऐसा एक जगह जहाँ पर सब लोग, सब चीज एक सिमिलर मात्रा में है, सिमिलर रेशियो में हो, सही ढंग से हो, उसी जगह को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सवाल कर रहा है आपसे कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर रामदेव मिश्र को। क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। जबकि अगर आपसे सवाल करता है कि पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा सर्वप्रथम किसने और कब किया था, इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सबसे पहले चर्चा कौन किया था, तो 1869 ईस्वी में जर्मनी वैज्ञानिक, क्या नाम था उनका, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट
हैकल, इनके द्वारा क्या किया गया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या किया गया था, तो सबसे पहले बताया गया था। जबकि इसको अच्छे से डिफाइन किसने किया था, तो इसको अच्छे से डिफाइन किया था 1935 में, ठीक है, 1935 में टांसले, ठीक है, एक टांसले करके आदमी था, टांसले, इसने किया था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। जैसे अपना साइंस में चीज देखोगे कि डिफाइन कोई और कर रहा है, जैसे बता कोई रहा है। 1869 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया। 1935 में टांसले ने इसके बारे में अच्छे से डिफाइन किया। और अगर आपसे पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक तो क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। चलो इतना आप याद रखोगे। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा हुआ भी था, बिहार दरोगा में पूछा हुआ था, और ये वाला पूछा हुआ था। इस बार नहीं, 1 से 2 3 से पहली बार में पूछा हुआ, मतलब तीसरे के लगभग में पूछा हुआ है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है, कैलाश सांखला, ठीक है। और अगर देखते हैं तो वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह। और ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो विष्णु लांबा को। और विष्णु लांबा को इस नाम से किसने संबोधित किया था, तो प्रणब मुखर्जी, जो हमारे कौन रहे थे, फॉर्मर सीएम रहे थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे प्रणब मुखर्जी, जिनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है, तो भारत का सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न। एक चीज और, एक क्वेश्चन और बनता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ई श्रीधरन को, ठीक है। चलो आप इतना याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। गुलामगिरी पुस्तक, चलिए आते हैं कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले, ठीक है, या इन्हीं को कहा जाता है महात्मा फुले, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1827 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी, तो 1890 ईस्वी में। 1827 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1890 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर और देखें तो 1888 ईस्वी में इनके कार्यों के कारण, इनके उच्च कार्यों के कारण इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, ठीक है। इनका नाम में फूले क्यों आता है, तो देखिएगा, कहा जाता है कि ये फूल बेचते थे, फूल का गजरा बना करके ये बेचते थे, और इसीलिए लोग प्यार से इनके नाम में ज्योतिबा फूले नाम ऐड करना शुरू कर दिए, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम क्या था, गुलामगिरी। इस पुस्तक में उस समय के जाति प्रथा के बारे में, ब्राह्मणों का वर्चस्व के बारे में, और समाज में फैले हुए अन्याय के बारे में काफी अच्छे से चर्चा किया गया था। और ज्योतिबा फूले के द्वारा काफी समाज में जो कुरीति फैला हुआ था उसको खत्म करने का काफी प्रयास किया गया था। और इन्हीं प्रयासों में इनकी वाइफ इनकी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही थी। उनका नाम क्या था, सावित्रीबाई फुले, ठीक है, सावित्रीबाई फुले। इनसे इनकी शादी कब हुई, 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले की शादी किनसे हुई थी, तो ज्योतिबा फुले नामक व्यक्ति से। और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका का होने का गौरव किनको प्राप्त है, सावित्रीबाई फुले को। आप कह सकते हो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन बनी थी, तो वो थी सावित्रीबाई फुले। कैसे शिक्षिका बनी थी, तो देखिएगा, पहले तो याद रखिएगा कि ज्योतिबा फुले समाज की कुरीति को खत्म करने का कोशिश कर रहे थे। और इसी दरमियान इनको समझ में आया कि जब तक शिक्षा नहीं रहेगा लोगों के पास, कुछ नहीं होने जाना है, तो ये लड़कियों को पढ़ाना शुरू किए। कौन, ज्योतिबा फुले। लेकिन हुआ क्या, उस समय का समाज इतना ओपन माइंडेड नहीं हुआ करता था कि लड़की जाकर के एक मेल टीचर से, एक पुरुष से पढ़ सके। तो लोग उनके कैरेक्टर पे अलग अलग मतलब आवाज उंगली उठाने लगे। तब क्या किए ज्योतिबा फुले, तब वो अपनी पत्नी को पढ़ाए। सावित्रीबाई फुले वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, सावित्रीबाई
फुले को पढ़ाए लिखाए और बोले कि अब तुम महिलाओं को शिक्षित करने का कोशिश करना और शुरुआत करना। और उसके बाद सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने लगी। कहा जाता है कि जब ये पढ़ाने जाती थी तो ये एक अलग से ड्रेस लेकर के जाती थी, एक अलग साड़ी लेकर के जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा समाज इतना क्लोज माइंडेड था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देता था। और खासकर कोई लेडी बाहर काम करने के लिए जा रही है, बाहर पढ़ाने के लिए जा रही है, तो लोग इनके साथ बहुत ही गलत टाइप का बिहेव करते थे। इन पे गोबर फेंक दिया करते थे, कीचड़ फेंक दिया करते थे। सर भी इनका कितने बार फूट गया था पढ़ाने जाने के दौरान। तो ये सब चीज से ये इन लोग आगे निकलते निकलते, मतलब उस समय के समाज में आप देख रहे हो 1840 1888 के टाइम में सब काम हो रहा है, तो काफी बड़ा काम था ये सब। सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका, ठीक है, भारत की पहली महिला शिक्षिका। एक चीज और याद रखिएगा कि ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। और कब किया गया था? 1873 ईस्वी में। 1888 में महात्मा की उपाधि इनको दी गई थी और 1890 में क्या हुआ? तो इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। और किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, इनके द्वारा क्या हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगर आपसे सवाल करता है कि इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो पहले अध्यक्ष, ठीक है, इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आपसे सवाल करेगा कि इसके पहले महासचिव कौन थे, ठीक है, ये जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसके महासचिव कौन थे? तो ये हो जाएगा NG रंगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरा सवाल करें कि हुंकार नामक एक पत्रिका निकाली गई थी। हुंकार नामक एक पत्रिका, ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये भी निकाला गया था किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और ये कब आपका आंदोलन चलाया गया था? किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। और ये क्या था? हुंकार पत्रिका। इसमें किसानों के दुख को, दर्द को और उनकी परेशानियों को उसमें प्रकाश डाला गया था। चलिए आगे आते हैं। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN, अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ऑफ नेचर। अब इसके द्वारा क्या होता है? तो ठीक है, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इसके द्वारा एक डेटा निकाला जाता है। इस कमिटी के द्वारा, इस संगठन के द्वारा एक डेटा निकाला जाता है और उस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? तो इससे विश्व में भूमि स्तर पे, मतलब इससे क्या पता चलता है कि विश्व में कौन सी प्रजाति संकटाग्रस्त स्थिति में। संकटाग्रस्त मतलब जैसे कि आज के टाइम में आप देखो कि गिद्ध हो गया, इसकी संख्या बहुत कम हो रही है, चील का संख्या बहुत कम हो रहा है, कौवा का संख्या बहुत कम हो रहा है, ऐसे ऐसे छोटे मोटे जीव हो गए, प्राणी हो गए, किसकी संख्या कम हो रही है? ये आपका किस चीज में प्रकाशित किया जाता है? रेड डाटा बुक में। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो IUCN के द्वारा। और जब पता चलता है कि इस प्रजाति की संख्या कम हो रही है तो लोग क्या करते हैं? उसके लिए कुछ काम करने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए आपका टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो टाइगर्स की संख्या कम हो रही थी। अभी भारत में रिसेंटली चीता लाया गया। क्यों लाया गया? चीता की संख्या कम हो रही थी। तो ये सब डेटा निकालता कौन है? तो ये निकालता है आपका IUCN। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हो जाएगा कहाँ? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। IUCN का अगर मुख्यालय के बारे में चर्चा करें तो क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देख रहे हैं यहाँ पे, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? चोटी क्या होता है? तो देखो 3 तरह का चीज होता है। एक ये जो होता है, ये आपका क्या हो गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी। मान लो कि इसी में से ये चोटी बहुत ऊंचा हो जाता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चोटी,
ठीक है। और इसी में से मान लो कि ये आपका ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता तो ये क्या हो जाता, पठार। तो इस टाइप का 2-3 चीज आप याद रखना कि किसको क्या कहते हैं। आपसे सवाल कर रहा है कि माउंट हैरियट जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहले तो आप ये याद रखोगे कि माउंट हैरियट आज के टाइम में कहाँ पे है, तो इसका नाम तो पहले चेंज हो गया, ठीक है। माउंट हैरियट जो है, ये जो माउंट हैरियट है ये आपका एक पर्वत चोटी है और आज के टाइम में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है माउंट मणिपुर। माउंट मणिपुर, ठीक है। ये है कहाँ, तो ये है आपका, अगर बात करें माउंट हैरियट के बारे में तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। जो आपका माउंट हैरियट है ये आपका किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अंडमान का सर्वोच्च चोटी हो जाएगा आपका माउंट हैरियट। चलिए, और अगर देखें माउंट हैरियट के बारे में, इसका नाम जो है मणिपुर क्यों हो गया, तो देखिएगा सबसे पहले इसका नाम मणिपुर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जिस समय अंग्रेज का शासन चल रहा था तो जो अपना राज्य है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के एक राजा हुआ करते थे, इनका नाम क्या था, कुलचंद्र, ठीक है। ये राजा और इनके सहयोगी लोग मिलकर के क्या हुआ था, अंग्रेज से लड़े थे। अंग्रेज पहले तो भारत पे शासन किया और फिर आपका पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने का शुरुआत किया। और जब आपका वहाँ के राजा, वहाँ के प्रजा, वहाँ के सैनिक लोग जब अंग्रेज लोग से लड़े तो अंग्रेज लोग क्या किया कि इन लोग सारे लोग को पकड़ के कहाँ डाल दिया, तो ये आपका डाल दिया अंडमान निकोबार में, ठीक है। और अंडमान निकोबार में ही इन लोग बहुत दिन तक सजा काटते रहे थे। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि माउंट हैरियट का नाम जो माउंट मणिपुर किया गया, ये किस चीज का प्रतीक है, तो ये प्रतीक है एंग्लो मणिपुर युद्ध का। एंग्लो मणिपुर युद्ध का प्रतीक है क्या नाम, तो माउंट मणिपुर, ठीक है। यहाँ के राजा और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था, मणिपुर युद्ध, इसी चीज का ये प्रतीक है। कहाँ पर है, तो यह है आपका दक्षिणी अंडमान निकोबार में। हम लोग एक बार अंडमान निकोबार के पूरे पिक्स को देखे थे कि कहाँ पर है, नहीं है। एक चीज और देखे थे कि अंडमान निकोबार में 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 द्वीप का नाम चेंज किया गया था, जिसमें रॉस द्वीप था, उसका नाम बोस द्वीप हो गया, स्वराज द्वीप था, ऐसे ऐसे सारे आपके द्वीप थे। एक चीज और याद रखिएगा कि आगे जाकर के 21 परमवीर चक्र विजेता, 21 परमवीर चक्र विजेता के नाम पर यहाँ पर के 21 द्वीपों का क्या हुआ था, तो नाम चेंज किया गया था। कहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है। चलिए इस चीज को याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दास प्रथा का अंत कब किया गया था, तो दास प्रथा मतलब समझ में आ रहा है कि ये समय, ये काल, ये पीरियड, ये कल्चर बहुत समय से चलते आ रहा था। दास प्रथा आपका भारत में कब से शुरू हुआ था, एक शासन के रूप में, तो बहुत पहले से चलते आ रहा था, लेकिन फाइनली 1206 में हमारे भारत में एक वंश की स्थापना हुई थी और उस वंश का नाम क्या था, गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश, इसी को कहा जाता है मामलुक वंश, ठीक है, इसी को मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, कंटिन्यू चलते आ रहा था, मतलब ऐसा प्रथा बन गया था कि जिस शासक के पास, जिस राजा के पास जितना ज्यादा गुलाम होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा, उसका वर्चस्व उतना ज्यादा होगा। तो इस टाइप से आप पढ़े भी होंगे कि फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा गुलाम हुआ करता था, मतलब इतना गुलाम था कि उसको एक विभाग बनाना पड़ा था, दीवान ए बंदगान करके एक विभाग बनाया था वो। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे जाके जब अकबर आया, ठीक है, तो अकबर के टाइम में दास प्रथा को खत्म किया गया था, ऑप्शन नंबर ए 1562 ईस्वी में। लेकिन फिर आगे आने वाले शासक फिर से इसको शुरू कर दिए थे, अकबर के टाइम में तो हुआ था। फिर फाइनली अंग्रेजों के द्वारा 1833 के एक्ट के तहत, ठीक है, 1833 के एक्ट के तहत हम लोग को पता है कि जब अंग्रेज लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे तो ब्रिटेन से ही अलग अलग कानून बन के अपने भारत में आता था और भारत में कुछ ब्रिटिश अधिकारी इस काम को सिस्टमेटिक ढंग से करते थे। तो 1833 के एक्ट के तहत कब, तो 1843 ईस्वी में, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, तो नाम हो जाएगा लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो की अध्यक्षता में क्या खत्म किया गया, तो दास प्रथा को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ कि अब कानून बन गया और कानून बनने के बाद आप किसी को अपना गुलाम बना करके नहीं रख सकते थे। तो दोनों चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए, यहाँ पे चीज करिएगा, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए नहीं किया जाता है,
ठीक है, नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम लोग बस एलिसा जानता है, लेकिन हो जाएगा पीसीआर टेस्ट हो गया, CD4 टेस्ट हो गया और एलिसा टेस्ट। ये तीनों के तीनों जो है ये एड्स के पहचान के लिए किया जाता है। अगर आपसे बात करें कि एड्स कैसे होता है, तो ये आपके वायरस से होने वाले रोग है। किस वायरस की वजह से होता है, तो HIV वायरस की वजह से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिएगा जैसे आपको पता है कि किसी को बुखार हुआ तो समझ में आ रहा है कि चलो उसको फीवर हो गया, हार्ट टूट गया तो भी समझ में आ रहा है कि हार्ट टूट गया। एड्स में क्या होता है, तो एड्स का पहले तो फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो, देखिएगा अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, सिंड्रोम का अर्थ होता है अ क्लस्टर ऑफ डिजीज। अ क्लस्टर ऑफ डिजीज मतलब अ ग्रुप ऑफ डिजीज। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी होता है तो क्या हो जाएगा, अक्वायर्ड मतलब होता है ऑक्यूपाई करना। इम्यून मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और बीमारी से, रोग कारक से बचा के रखता है। डिफिशियंसी मतलब एक ऐसा आदमी जिसको एड्स हो रखा है उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है। डिफिशियंसी मतलब कमी होता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया है। और जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, एक से एक वायरस और बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक करने लगेगा और उसी वजह से क्या हो जाता है, तो सिंड्रोम क्या होता है, अ क्लस्टर ऑफ डिजीज मतलब उसको अ नंबर ऑफ डिजीज हो जाएंगे, बहुत सारे बीमारी हो जाएंगे